जय हिंद ऑल ऑफ यू। सो इस क्लास में मैं आपको क्लास 12 मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ाऊंगा। क्लास 12 जिसमें है मॉडर्न हिस्ट्री और थीम 10 से स्टार्ट होता है ये। बाकी पहली 9 थीम्स एंशंट और मिडिवल से रिलेटेड है, तो थीम 10 आपका मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है। और इसका जो पहला टॉपिक है वो है कोलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। कोलोनियलिज्म का मतलब आप समझते होंगे। कोलोनियलिज्म का मतलब होता है गुलामी। ब्रिटिशर्स की जो हमारी गुलामी थी, हम उसकी कॉलोनी कैसे बने, हम कैसे धीरे धीरे उसके इकोनॉमिक जाल में आए। एंड एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्काइव्स। एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्काइव्स यानी इस चैप्टर में आपको जो ब्रिटिशर्स ने सरकारी दस्तावेज लिखे थे, जिस तरीके से वो भारत में राज कर रहे थे और आपस में हायर ऑफिशियल्स के पास रिपोर्ट भेज रहे थे, लंदन में रिपोर्ट भेज रहे थे, तो सरकारी जो पत्रावली है उनको जो म्यूजियम में उन्होंने संभाल के रखा हुआ है, उसी को एनालिसिस करके हम लोग ये व्यू पॉइंट बना रहे हैं, कोलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड। सबसे पहले आपको कंट्री साइड का मतलब पता होना चाहिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका वो है कि आपको एक एक वर्ड को फोकस करना है, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, और आपको सेंटेंस बाय सेंटेंस उसका मीनिंग एनालाइज करना है। सेंटेंस बाय सेंटेंस आपको एनालाइज करना है, तभी जाकर के आपको एनसीईआरटी पर मास्टरी मिलेगी और यूपीएससी में ज्यादा से ज्यादा आप स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि यूपीएससी का कोई भी पेपर अगर आप दे रहे हो तो एनसीईआरटी ही जान है उसकी। तो मैं इस सीरीज में आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, और आप अपने हिसाब से भी इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। क्योंकि आज 90% एस्पिरेंट्स फेल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो अपने प्रिपरेशन में एनसीईआरटी नहीं जोड़ रहे हैं, उस पर मेहनत नहीं कर रहे हैं, और या तो फिर एनसीईआरटी के ऐसे कोर्सेज को फॉलो कर रहे हैं जो मात्र एक जिस्ट के तौर पर है, एक कंक्लूजन के तौर पर है, और उसमें कुछ खास व्यू पॉइंट नहीं बन पाता। तो इस चैप्टर के 3-4 एंगल्स हैं। पहले इंट्रो है, फिर बंगाल और बंगाल में जो जमींदार थे उनके साथ क्या समस्या थी और उसको कैसे अंग्रेजों ने टैकल किया था, एक तो ये है, और इससे रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। हर एक टॉपिक को हमने पढ़ना है, हर एक कीवर्ड को हमने जानना है, हर एक स्ट्रक्चर को हमने समझना है, ठीक है। उसके बाद जो इसी चैप्टर, ये चैप्टर 31 पेजेस का है, और इसी चैप्टर में जो आप सेकेंड पोर्शन पढ़ोगे वो है द होप एंड द प्लो। ये एक फ्रेज की तरह इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें हम हमारी जो मेजर जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ आदमी था, काफ़ी सारे ट्राइब्स के बारे में आप यहाँ पढ़ोगे, तो ये है। फिर उसके बाद इसका जो थर्ड पोर्शन है, उसमें आप नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको, आपके पास किताब सामने होनी चाहिए जब भी आप इस वीडियो को या इन वीडियोस को देखें, तो अपनी एनसीईआरटी की बुक को सामने ज़रूर रखिएगा, और जैसा जैसे मैं लिखता जाऊंगा आप अपनी बुक पे मार्क करते रहिएगा। अ रिवोल्ट इन द कंट्री साइड द बॉम्बे डेकन, यानी कि रिवोल्ट कैसे होगा। तो ऐसी तमाम चीज़ें, 4-5 चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। और इसका इंट्रोडक्शन सर पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? बिल्कुल पढ़ना है, बिना पढ़े कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए हर एक चीज़ को पढ़ना जरूरी है। तो ये बोल रहा है कि इन दिस चैप्टर यू विल सी व्हाट कॉलोनियल रूल मेंट टू दोज हु लिव्ड इन कंट्री साइड, यानी कि ये चैप्टर है अंग्रेज एक तरफ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी तरफ कंट्री साइड यानी कि गांव के लोग, यानी कि आदिवासी लोग, ट्राइबल लोग, इनके बारे में इस चैप्टर में, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचो, अंग्रेज कैसे थे और गांव के लोग, दोनों के बीच में कोई लिंक ही नहीं बन पाता था, तो किस तरीके से अंग्रेज इस लिंक को एस्टैब्लिश करेंगे? क्योंकि लैंड से कमा के तो गांव के ही लोग दे रहे थे। 95% जो इनकम जा रही थी लैंड रेवेन्यू की, वो गांव के ही लोगों ने देनी थी।
सो यू विल मीट द जमींदार्स ऑफ बंगाल, ट्रैवल टू राजमहल हिल्स। आपको पता होना चाहिए कि राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, यहाँ कौन कौन से ट्राइब्स रहते हैं, जैसे पहाड़ियास और संथाल्स की यहाँ पर बात हो रही है। एंड देन मूव टू द वेस्ट टू द डेक्कन, you will look at the way the English East India Company established its राज, किस तरीके से, देखिए तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। you will look at the way in the countryside, यानी कि ये जो गांव के लोग थे यहाँ कैसे ये लोग घुसते हैं। and implemented its revenue policies, what these policies meant for different sections of people and how they changed everyday life। सर एज इट इज स्टेटमेंट एमसीक्यू बना करके दे देगा, आपको फोकस करना है। तो किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने गांव के एरियाज में, रूरल एरियाज में अपना पेनिट्रेशन डाला, अपनी खुरापाती एक्सप्लॉयटेटिव रेवेन्यू पॉलिसीज को लागू किया, सक्सेसफुल भी हुए, कहीं पर फेल भी हुए, और उन रेवेन्यूज का यहाँ के लोगों के ऊपर क्या असर पड़ा, उनकी एवरीडे लाइफ कैसे चेंज हुई, बहुत मायने रखता है सर ये चैप्टर। फिर असली बात है लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द स्टेट हैव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पीपल, दे डिटरमिन टू एन एक्सटेंट हु ग्रो richer and who poorer, who acquires new land and those who loses the land they have lived on, where peasants go when they need money, where peasants go। तो इसके अंदर आप पढ़ोगे कि जैसे ही कानून आए तो इनका वहां के लोगों पे क्या कॉन्सिक्वेंस यानी क्या प्रभाव पड़ा। कुछ लोग अमीर पे अमीर होते गए जो अमीर नहीं थे, कुछ लोग गरीब पे गरीब होते गए जो अमीर थे, कुछ लोगों ने के पास पहली बार जमीन आई जमींदार बनते गए, कुछ लोगों ने सदियों से जो जमीन उनके पास थी वो जमीन उनसे छीनी गई। पीजेंट्स, खेत में काम करने वाला आदमी कहाँ जाता था जब उसको पैसा चाहिए होता था, कहाँ जाएगा बताओ पीजेंट जब उसको पैसे की जरूरत होती। सो एज यू विल सी, हाउएवर people were not only subject to working of laws, they also resisted the law by acting according to what they believed to be just। लोगों ने फिर यहाँ पर केवल उन कानूनों का ही विरोध नहीं किया, they also resisted the law, उन्होंने जो वो लगता था कि सही है उसके हिसाब से उन्होंने लॉस के खिलाफ आवाज उठाई। रेजिस्टेड का मतलब आवाज उठाई, और इसमें आप जो शब्द पढ़ोगे वो है रिवोल्ट्स। भैया जो लोग वो जानते थे और सही है तो वो तो रिवोल्ट्स ही जानते थे, विद्रोह जानते थे, हथियार उठाना जानते थे। सो इन डूइंग सो पीपल डिफाइंड द वे इन विच लॉज ऑपरेटेड, देयरबाय मॉडिफाइंग देयर कॉन्सिक्वेंसेस। और इसी तरीके से लोग तय करते थे कि लॉस किस तरीके से ऑपरेट होंगे और उन लॉस का प्रभाव उनको उसी तरीके से देखना पड़ा। सो इस चैप्टर में यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द सोर्सेज दैट टेल अस अबाउट दीज हिस्ट्रीज। सर बहुत इंपॉर्टेंट है सर बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्रीज में सोर्सेज। तो इस दौर की हिस्ट्री के सोर्सेज आर्ट एंड कल्चर और लिटरेचर के पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट है, एंड द प्रॉब्लम्स हिस्टोरियंस फेस्ड इन इंटरप्रेटिंग देम। देखिए इतिहासकारों ने ऐसा नहीं कि सब चीज सही लिखी है या उनको सही जानकारी मिली है, उन्होंने जो भी उनको ये आर्काइव्स रिकॉर्ड्स मिले हैं उसी से तो इन्होंने बनाया है ना हिस्ट्री हमारा। तो उनको समस्या भी आई है, हो सकता है कि ये लिखवाया गया हो, तो उन्होंने एनालिसिस किया है, इंटरप्रेट किया है और भी बहुत सारे लोकल डॉक्यूमेंट्स के साथ रिलेट किया है। सो यू विल रीड अबाउट द रेवेन्यू रिकॉर्ड। सर सबसे मेजर जो ब्रिटिशर्स के टाइम का हमको इतिहास पढ़ता है वो ब्रिटिशर्स के पास जो उस जमाने के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, जैसे बही खाता, पैसे का आना जाना, कितना पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, और जो उन्होंने सर्वेस किए थे, क्योंकि सर्वे के बेसिस पर ही वो नई नई पॉलिसीज निकालते थे, जो उन्होंने न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स लिखे हैं, एंड द अकाउंट्स लेफ्ट बाय द सर्वेयर्स एंड ट्रैवलर्स। और उस जमाने में जो सर्वेयर्स और ट्रैवलर्स आते थे और उन्होंने जो रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करी थी, जो इंक्वायरी कमीशंस ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, इसी से तो हमको इतिहास पता लगता है। यानी गाइस एक क्वेश्चन कंक्लूड करोगे कि हमको कहाँ से ब्रिटिशर्स के समय का इतिहास पता लगता है, तो आप इस पूरे के पूरे चीज को आप एनालिसिस करोगे तो बहुत सारी बातें आएंगी। लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो ब्रिटिशर्स बनाती थी,
सर्वेज जो ब्रिटिशर्स कंडक्ट करती थी, जर्नल्स और न्यूज़पेपर मैगजीन्स जो ब्रिटिशर्स छपवाती थी, और अकाउंट्स अकाउंट्स ऑफ सर्वेयर या ट्रैवलर्स। तो अकाउंट ऑफ सर्वेयर एंड ट्रैवलर्स, इनको आप लिख लो कंक्लूड करके। लिखना और कंक्लूड करना बहुत जरूरी है। और सर इंक्वायरी कमीशंस, कितनी सारी इंक्वायरी कमीशंस बिठाई थी ब्रिटिशर्स ने, आप आगे पढ़ोगे, हार्टॉग कमीशन, एथिस्टिशन कमीशन, बटलर कमीशन, बहुत सारे कमीशंस हैं। तो इंक्वायरी कमीशंस की जो रिपोर्ट्स होती थी उसमें भी काफ़ी कुछ लिखा रहता था, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी हद तक ऑथेंटिक हुआ करती थी, काफ़ी हद तक हम बोल सकते हैं। तो कंक्लूड करें तो ये जो पैराग्राफ है ये आपको बोल रहा है दो तीन चीजें। एक तो कॉलोनियलिज्म की शुरुआत कैसे हुई, ये कंट्री साइड में, कीवर्ड्स कैसे निकालते, कंट्री साइड में कैसे फैले, है ना, कंट्री साइड में ये किस तरीके से फैले, ये हमको पूरा जानना है। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या चुनौतियां आई, चैलेंजेस आई, तो उनको कैसे ये ओवरकम करेंगे, और जो यहाँ के लोकल्स हैं वो किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, किस तरीके से रिजेक्ट करेंगे, किस तरीके से रेसिस्ट करेंगे, ये सब चीजें हमने जाननी है। और इन सब चीजों को जानने का हमारे पास क्या है, पांचवी चीज आप पढ़ोगे, सोर्सेस क्या है। ये पांच चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर पता लगेगी, ठीक है। तो इसके बाद बंगाल एंड द जमींदार, शुरुआत अंग्रेजों की जो लैंड रेवेन्यू की पॉलिसीज की शुरुआत होती है वो बंगाल से होती है, और वही चीज यहां पर बता रखा है, एक रिकॉर्ड्स को शो करके बता रखा है।